बात कर रहे हैं हाई पावर मनी। हाई पावर मनी का मतलब है एच, यानी कि उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा को हम रिजर्व मनी RM के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम इसे बेस मनी M0 भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेन जो हमारी इकोनॉमी में जो मनी आता कहाँ से है, यानी कि मुद्रा पैसा आया कहाँ से, वो उसके लिए दो मेन सोर्सेस होते हैं। एक होता है RBI, साथ ही साथ दूसरा होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, RBI के द्वारा आप जानते हैं 2 रुपये का नोट हो गया, आपका 2000 का जो पेपर करेंसी है, साथ ही साथ 500, 100, 50, ये जितने भी नोट हैं ये RBI के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। साथ ही जो फिनेंस मिनिस्ट्री होती है उसके द्वारा हम कह सकते हैं 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो आपके फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर है? लेकिन ये जो नोट है, ठीक है, ये नोट हमें प्रोवाइड कर दिए, लेकिन ये जो आप कह सकते हैं ये जो करेंसी होती है ये या तो पब्लिक के पास रहती है, यानी कि करेंसी विद पब्लिक के पास में रहेगी, या फिर ये बैंक रिजर्व के रूप में रहती है। तो देखिए प्रोवाइडर कौन है? RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये प्रोवाइड करते हैं। और ये जाता किसके पास में है? करेंसी पब्लिक यानी जनता के पास में, और दूसरा जाता है बैंक रिजर्व के पास में। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, हाई पावर मनी का मतलब क्या हो गया? C+R। ये तो प्रोवाइडर है, लेकिन ये किस फॉर्म में रहती है? करेंसी विद पब्लिक के साथ में और रिजर्व के रूप में। अगर हम बात करें बैंक रिजर्व की, तो बैंक रिजर्व को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है रिक्वायर्ड रिजर्व। रिक्वायर्ड रिजर्व का मतलब होता है कि जितना रिजर्व एक कंपल्सरी एक कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। ये जो है वो RBI का इंस्ट्रक्शन होता है, RBI के द्वारा घोषित होता है कि इतना % रिजर्व आपको रखना है। और ये एक्सेस रिजर्व वो होता है जिसपे आपका लोन डिपेंड करता है कि बैंक कितना लोन दे सकती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्रेडिट क्रिएशन के बारे में, जिसमें आपने देखा कि 100 रुपीज़ का आप देखते हैं जो नोट है 100 रुपीज़ है, वो RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये जो न्यू करेंसी है वो पब्लिक के पास में, ये 100 रुपीज़ जो नया करेंसी है वो RBI और आप कह सकते हैं RBI और ये जो नोट है इसमें से कुछ नोट जो है वो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो इशू किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 100 है ये तो प्रोवाइडर हो गए। अब ये फॉर्म में जाता का है C+R। अभी हमने बात की थी करेंसी विद पब्लिक और जो आपके हैं रिजर्व के रूप में। अब ये जो नए नोट होते हैं ये RBI डायरेक्ट पब्लिक को नहीं देता है, ये कहाँ जाते हैं? पहले जो भी कॉमर्शियल्स बैंक होती हैं उनके पास में जाता है ये नया नोट, और फिर ये कहाँ आता है? ये आता है पब्लिक के पास में, जनता के पास में। क्लियर है आपको? अब देखिए इसे जो बैंक रिजर्व हमने बात की थी कि ये या तो पब्लिक के पास में रहेगा या बैंक में रहता है। ठीक है, अब बैंक में जो रिजर्व रहता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। रिक्वायर्ड रिजर्व जिसे आप जानते होंगे CRR, ठीक है, और SLR के रूप में। तो CRR आप जानते हैं कि कुछ % CRR का रखना होता है और कुछ % आपको SLR का, ठीक है, बैंक के पास में, और ये जो रेट होती है RBI डिटरमाइन करती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर 100 रुपीज़ हैं उसमें से ये आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है कॉमर्शियल बैंक को, RBI देती है कि 20% आपको अपने पास में रखना है, देन आप बाकी का आप लोन के लिए दे सकते हैं। तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो ये 20 तो रहेगा बैंक में, और 80 कहाँ जाता है? ये जाता है एक्सेस रिजर्व, यानी कि लोन देने के काम आता है। हमने बात की थी कि ये 80 रुपीज़ यहाँ बैंक में नहीं रहकर ये क्या जाता है? सर्कुलेट हो जाता है इकोनॉमी में, और जितने ज़्यादा ये इसमें वेलोसिटी रहेगी उतना ज़्यादा क्या रहता है? ये हमारा कह सकते हैं आगे एक और वर्ड आएगा मनी मल्टीपल। मनी मल्टीपल का मतलब होता है जो मुद्रा गुणक होता है। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा इसमें वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजर्व जो बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व का मतलब क्या हो गया? SLR CRR के बारे में, और ये एक्सेस रिजर्व हो गया। एक्सेस रिजर्व का मतलब जो अतिरिक्त रिजर्व होगा वो। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें हाई पावर मनी का जो फार्मूला है वो क्या है? C यानी करेंसी विद पब्लिक, RR यानी रिक्वायर्ड रिजर्व, और एक्सेस रिजर्व। यहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो पैसा RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया था ये किसके सर्कुलेट कैसे होता है? C और प्लस R। फिर हमने R को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? ये थोड़ा सा एक विस्तृत
फॉर्मूला बन गया है रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। क्लियर है। और रिक्वायर्ड रिजर्व आपको समझ में आने के लिए ये क्या होता है, कैश रिजर्व जिसे हम CRR और SLR कहते हैं। तो ये रिक्वायर्ड रिजर्व एक बैंक को अपने पास रखना होता है और कुछ हिस्सा इसे क्या करना होता है, RBI के पास में जमा कराना होता है, राइट। और इन रेट में जो है वो चेंजेस आता रहता है। ये जो चेंजेस आता है ये मोस्टली RBI के द्वारा होता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी है, तो RBI क्या करता है, इन रिक्वायर्ड रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, इन रिक्वायर्ड रेट को बढ़ाएगा तो बैंक है वो लोन कम दे पाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे 20% रखना था रिजर्व के रूप में और 80 वो यहाँ पे सर्कुलेट कर सकती है इकोनॉमी में। अगर बाय चांस RBI को लगे कि नहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी है, अब कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, तब वो 20% को हो सकता है 40% कर दे। तो देखिए अब 100 का 40% कितना हो गया, 40। तो अब 40 तो उनको बैंक को रखना होगा ये अपने पास में, और वो लोन के रूप में कितना दे सकता है, 60। क्लियर है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हैं, मनी सप्लाई को थोड़ा रोकने के लिए वो RBI है वो कॉमर्शियल बैंक की क्या करता है, लोन की जो रिजर्व अमाउंट होती है उसको कम कर देता है। और वो कम कैसे करता है, इन रिक्वायर्ड रेट को बढ़ा देता है। तो ये रिक्वायर्ड रेट जितनी ज़्यादा होगी उतनी मनी जो सप्लाई होगी मार्केट में वो कम होगी। क्लियर है। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व कम कर दें, बाई चांस पहले 20% था अब 10%, अब 100 का अगर हम 10% निकालें तो 10, तो अब 10 अपने पास में रखेंगे बैंक और 90 का लोन दे पाएगी। अगर ये कम करेगी तो आप सिंपल है कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इकोनॉमिक में। तो ये होता है जो H है उसके बारे में कि हाई पावर मनी को ही क्यों हम बेस मनी कहते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि बेस मनी से क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे 100 रुपीज़ RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इशू किए हैं, उस 100 रुपीज़ को जो आप कह सकते हैं मनी सप्लाई यानी कि रोटेट कौन करता है, इतना जनरेट कैसे करता है मनी, वो किसके बेस पे होता है, वो सर्कुलेट जो होता है वो कॉमर्शियल बैंक के बेस पे होता है। लेकिन ये जो 100 रुपीज़ है ये देने वाला कौन होता है, RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसीलिए इसे बेस मनी कहते हैं। बेस मनी का मतलब क्या होता है, ये आधार है, और आधार के ऊपर जो बहुत ज़्यादा मनी बढ़ेगी मार्केट में वो कॉमर्शियल बैंक बढ़ाएगी या वो एक्टिविटीज़ से बढ़ेगी। तो मेन रिजर्व जो बेस मनी है वो देता कौन है, ये इसीलिए हाई पावर मनी का मतलब क्या होता है, जो RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, और वो किसके फॉर्म में रहेगी, वो करेंसी के रूप में या तो पब्लिक के पास में या फिर वो रिक्वायर्ड रिजर्व के रूप में रहेगी। ठीक है, तो ये था इसका जो। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हाई पावर मनी, यानी उच्च स्तरीय मुद्रा को प्रभावित करने वाले तत्व। हाई पावर मनी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इसे बेस मनी भी कहा जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट, जैसे कैश इन हैंड विथ पब्लिक, जनता के पास संचित मुद्रा। अब देखिए जनता यानी पब्लिक, अगर जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा है, देखिए इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो पब्लिक अपने पास में कैश ज़्यादा रखेंगे या पब्लिक अपने पास में कैश कम रखेंगे। क्लियर है। तो अगर पब्लिक अपने पास कैश ज़्यादा रखता है तो इसका मतलब है उनमें बैंक हैबिट जो है वो कम है। तो बैंक हैबिट कम होने से बैंक के पास में डिपॉजिट भी कम होंगे। तो डिपॉजिट कम होंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपके H जो हाई पावर मनी है उसको इफ़ेक्ट करेंगे। अब बैंक के पास डिपॉजिट्स कम आएंगे तो बैंक लोन देने की कैपेसिटी में कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं हाई पावर जो मनी है वो कम हो जाएगी। उसी तरह से जो कैश है वो लोग कम रखते हैं, लोगों में बहुत बैंक हैबिट है, तो बैंक हैबिट होने से वो क्या करेंगे, बैंक हैबिट ज़्यादा है तो बैंक हैबिट ज़्यादा होने से बैंक की जो डिपॉजिट होगी वो भी ज़्यादा होगी। डिपॉजिट ज़्यादा है तो जो हाई पावर मनी होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी। लोन जितना बैंक देगी उतना ज़्यादा इकोनॉमिक में क्या आएगा, मनी सप्लाई का रोटेशन होगा। अब देखिए ये जो जनता के हाथ में जो पैसा है वो डिपेंड करता है जनता की, पब्लिक की सिचुएशन पे। जैसे कि बात करें हम लेटेस्ट कि अभी आपने देखा कोरोना के टाइम पीरियड में सभी जगह अगर हम किसी भी स्टेट या किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहाँ पे सभी लोगों की यही था कि सभी लोग अपने हाथों में बहुत ज़्यादा कैश होल्ड करके रख रहे थे। क्यों रख रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि इमरजेंसी का टाइम पीरियड है, कभी भी पैसे की नीड हो सकती है, तो वो ज़्यादा रख रहे थे।
अब इमरजेंसी का कोई टाइम पीरियड नहीं है, सब नॉर्मल सिचुएशन है, कभी भी हम बैंक जा सकते हैं, कभी भी हम अपने पैसे को विड्रॉल करा सकते हैं, तो लोग पैसा कम रखेंगे। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है हाई पावर मनी को जो इफेक्ट है वो कैश इन हैंड विद पब्लिक जो है वो इफेक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट है मनी डिपॉजिट विद RBI, रिजर्व बैंक के पास संचित जमा राशियाँ। अब देखिए रिजर्व बैंक के पास में आप जानते हैं कि जमा होती हैं, अलग अलग जो जमाएँ की जाती हैं, जो आप देखते हैं कभी सिक्योरिटीज़ होती हैं, RBI वो कॉमर्शियल बैंक को सेल करती हैं, तो कॉमर्शियल बैंक वो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करता है। तो कॉमर्शियल बैंक जब उन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेगा तो उसके बदले में क्या देगा? फंड देगा। तो फंड कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? RBI में। क्लियर है? तो यानी कि RBI के पास में ये रिजर्व फंड्स होता है, ये कहाँ से आता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें हम कि RBI है वो अपनी सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा? जो प्रतिभूतियाँ होती हैं RBI के द्वारा जो भी प्रतिभूतियाँ होती हैं वो जारी कर जाती है कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है? कॉमर्शियल बैंक से ये अपने मनी को ले लेती है। ठीक है? तो यानी कि RBI जो है वो टाइम टू टाइम क्या करती है? सिक्योरिटीज़ इशू करती है। ठीक है? और सिक्योरिटी जब उनको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है? अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसको करती हैं? कॉमर्शियल बैंक को। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी? सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेगी, राइट? अब परचेज़ करने पे उसको क्या देना होगा? उनको फंड देना होगा। अब ये फंड जाके कहाँ जमा हो जाता है? RBI के पास में। अब RBI के पास में फंड जमा हो गया है, ये इकोनॉमिक में नहीं आया, ये कहाँ चला गया? हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं आया, ये RBI के पास में एक फ़ंड के रूप में जमा हो गया है। तो बताइए अब इसमें क्या होगा कि RBI के पास फंड जमा होगा, इकोनॉमिक में नहीं आया, तो मनी सप्लाई कम होगी या ज़्यादा? यानी कि H क्या होगा? H कम हो जाएगा। सिंपल है कि यहाँ पे H क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जितना जो कॉमर्शियल बैंक है अपना कॉमर्शियल बैंक का फंड कम हो गया क्योंकि उसने क्या किए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर ली है, तो वो फंड जो कॉमर्शियल बैंक के पास था लोन देने के लिए वो चला गया RBI के पास में। तो RBI के पास में फंड आने से हमारा जो H है वो कम हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो जो मनी है वो रिजर्व बैंक के पास जमा हो गई और जमा होने से कि जो बैंकों का जो धन था, जो रिजर्व था, वो उसमें कमी आ गई और रिजर्व में कमी आने से बैंक का रिजर्व में कमी आने से अब बैंक लोन देने की कैपेसिटी में नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है, बैंक डिपॉजिट विद बैंक, बैंक की नगद जमा है। अब देखिए बैंक अपने पास में जितनी कम नगद जमा रखेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? मनी सप्लाई या H बढ़ेगा। क्लियर है? और ये बैंक अपने पास में जो कह सकते हैं कैश डिपॉजिट रखता है या उसे ज़्यादा रखता है या कम रखता है, ये डिपेंड करता है RBI के SLR और CRR की पॉलिसी पे। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? बैंक की नगद जमाओं का मतलब होता है कि बैंक जो है वो अपने पास में कितना कैश वो है वो डिपॉजिट के रूप में रखता है। अब देखिए बैंक कैश डिपॉजिट के रूप में सपोज दैट हम मानते हैं कि कम रख रहा है, अपने पास में कम रख रहा है। ठीक है? अब कम रखेगा तो सिंपल है कि अब उसके अपने पास रिजर्व कम रखना है, इसको रिजर्व भी कह सकते हैं, रिजर्व कम रखेगा तो यहाँ पे जो हाई पावर मनी है या हम जिसे मनी सप्लाई कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो बैंक अपने पास कितना कैश डिपॉजिट रखे ये डिपेंड करता है आपके CRR पे और SLR पे, इन दो पे डिपेंड करता है कि ये क्या रेट चल रही है। ये अगर CRR SLR यानी RBI ने कॉमर्शियल बैंक को ये कह रखा है कि आपको ज़्यादा रखना है, CRR SLR ज़्यादा रखना है, तो यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि बैंक को ज़्यादा रिजर्व रखना होगा अपने पास में और सप्लाई उसे लोन कम देना होगा। इसी तरह से अगर ये कह दें RBI कि ये SLR और CRR को एकदम कम कर दे तो वहाँ पे बैंक डिपॉजिट है उसको अपने पास कम रखना होगा और वो मनी सप्लाई को ज़्यादा कह सकते हैं सपोर्ट कर पाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बैंक रिजर्व विद RBI, रिजर्व बैंक के पास बैंक की जमाएं। अब रिजर्व बैंक के पास में जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो रिजर्व बैंक के पास में क्या करती हैं? जमा कराती हैं। ठीक है? तो जमा जितनी ज़्यादा जमा कराएगा उतना कम
वो मनी सप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि जो बैंक है वो रिजर्व है वो आरबीआई के पास में जितना कम कराएगा, ये बैंक है ये आरबीआई के पास में क्या करता है, रिजर्व के रूप में जमा कराता है। अब इसको बैंक को ज़्यादा देना पड़ रहा है, ज़्यादा जमा हो रहा है, तो क्या वो ये पैसा तो यहाँ चला गया आरबीआई के पास में रिजर्व के रूप में जमा करा दिया, तो वहाँ पे उसको लोन जो है या कह सकते हैं इकोनॉमी में पैसा है वो कम दे पाएगा। अगर बैंक को रिजर्व कम जमा कराना है आरबीआई के पास में, तो वहाँ पे उसके पास में बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा और वो लोन देने में या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक में पैसा देने में सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि आप कह सकते हैं हाई पावर मनी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सोर्सेज की। सोर्सेज ऑफ चेंजिंग इन हाई पावर मनी यानी उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन के स्रोत। ध्यान रखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बताया गया है हाई पावर मनी का कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्शियल क्रेडिट गिवन बाय बैंक्स। देखिए जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो कॉमर्शियल सेक्टर को क्या देती हैं, लोन देती हैं। अब जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं लोन देगी, जितना ज़्यादा वो कॉमर्शियल सेक्टर को क्रेडिट फैसिलिटी देगी उतना ज़्यादा एच हायर होगा। यानी कि कॉमर्शियल बैंक जितना ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी, जितना ज़्यादा वाणिज्यिक बैंक के द्वारा उधार सुविधा व्यावसायिकों को या बिजनेस के लिए दी जाएगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, मनी सप्लाई होगा या हाई पावर मनी होगी। क्लियर है फर्स्ट। सेकेंड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेट फॉरेन करेंसी स्टॉक। नेट फॉरेन करेंसी स्टॉक का मतलब फॉरेक्स का बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके देश में कितना फॉरेन करेंसी का नेट फ्लो स्टॉक है, यानी कि आपके देश में कितना फॉरेन करेंसी आ रहा है। अब देखिए अगर आपके देश में इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आपके देश में फॉरेन करेंसी आ रही है, ठीक है, अब आपके देश में कोई फॉरेन करेंसी आई तो इंडिया में तो क्या चलेगा, रुपया चलेगा। तो वो इस फॉरेन करेंसी को, जो फॉरेन करेंसी डॉलर में, येन में, पौंड में, किसी भी करेंसी में है, तो वो जमा कहाँ कराई जाएगी, आरबीआई के पास में। आरबीआई के पास में वो फॉरेन करेंसी जमा हो जाएगी और उसके बदले में आरबीआई क्या दे देगा, रुपए दे देगा, यानी कि भारत की जो करेंसी है। ठीक है, तो अब वो जो करेंसी जो रुपए में कन्वर्ट हो गई है, वो रुपया कहाँ आ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमिक में आ जाएगा और वो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। क्लियर हुआ आपको। यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि हमारे देश में जब फॉरेन करेंसी आएगी तो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। और इसी की तरह ऑपोजिट बात करें आउटफ्लो, यानी कि फॉरेन करेंसी का बाहर जाना, तो इससे हमारी कह सकते हैं एच या कह सकते हैं मनी सप्लाई वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर भारत का कोई स्टूडेंट है वो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो अब वो बाहर पढ़ने जाएगा, सपोज दैट वो यूएसए जाना चाहता है, तो यूएसए जाने के लिए उसे क्या चाहिएगा, वहाँ उसको कुछ भी लेना है तो वो किस में लेगा, डॉलर में लेगा, ना कि रुपए में। तो आउटफ्लो का मतलब हो गया अब उसे क्या चाहिएगा, डॉलर चाहिएंगे, तो वो डॉलर के बदले में क्या जमा करा देगा, अपनी इंडियन करेंसी को। तो ध्यान रखिएगा जब आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट इंडियन करेंसी कहाँ कराएगा, डिपॉजिट इंडियन करेंसी आरबीआई के पास में। आरबीआई के पास में रुपया दे देगा, उसके बदले में डॉलर ले लेगा और वो जा सकता है। लेकिन अब ये जो करेंसी जिसने कह सकते हैं इंडियन करेंसी जो उसने जमा कराई आरबीआई के पास में, अब वो करेंसी कहाँ चली गई, आरबीआई के रिजर्व में। तो वहाँ रुपया रिजर्व में जाने से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ। यानी कि इनफ्लो जब फॉरेन करेंसी का होगा तब मनी सप्लाई या एच ज़्यादा होगा। अगर आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो का मतलब हो गया अब पैसा बाहर जा रहा है, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आउटफ्लो का मतलब हो गया कि अब पैसा आप डॉलर वॉलर जो भी आप घूमने के लिए जा रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, बाहर जाओगे तो आपको उस देश की करेंसी चाहिएगी, और उस देश की करेंसी चाहिएगी तो उसके बदले में आप अपने रुपए आरबीआई के पास जमा कराओगे, उसके बदले में वो करेंसी लोगे और आप लेके जा सकते हैं। लेकिन वो जो हमने रुपया आरबीआई के पास जमा कराया है वो हमारी अर्थव्यवस्था से निकल के आरबीआई के पास चला गया है, इसीलिए मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट लायबिलिटीज इन द पब्लिक। देखिए कुछ सरकारी दायित्व होते हैं, सरकारी दायित्व जनता के लिए, तो उस सरकारी दायित्व को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू करेंसी को इशू करती है। अब जाहिर है कि जब न्यू करेंसी आएगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई
या हम कह सकते हैं एच हाई पावर मनी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? यानी कि हाई पावर मनी क्यों बढ़ रही है इस कंडीशन में? क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए किसके प्रति, जो जनता के प्रति है, उसके लिए न्यू करेंसी को कह सकते हैं छपवाती है या इश्यू करती है, देन वहाँ पे हाई पावर मनी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट डेफिसिट फिनेंस। डेफिसिट फिनेंस का मतलब क्या है? हीनात प्रबंध, यानी घाटे का बजट। घाटे का बजट का मतलब क्या होता है कि घाटे का बजट होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे घाटे के बजट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से क्या करेगी, या कह सकते हैं गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से थोड़ा रिजर्व लेगी और रिजर्व लेके वो डेफिसिट बजट को पूरा करेगी। इससे हाई पावर या मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी डेफिसिट फिनेंस का मतलब है हीनात प्रबंध, घाटे का प्रबंध करना। और घाटे के प्रबंध को सरकार पूरा करने के लिए किससे लेती है, आरबीआई से, कह सकते हैं आरबीआई से पैसा है वो लेती है। अब आरबीआई से वो पैसा, आरबीआई की रिजर्व से वो पैसा कहाँ चला गया, सरकार के पास, और सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए वहाँ पे क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा। इससे वो एच जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो आपकी बैंकों के पास में अवधि जमा है, ये अवधि जमाएं जितनी ज़्यादा होगी वो मनी सप्लाई या आप कह सकते हैं एच कम होगा। ठीक है, यानी कि वो राष्ट्रीय कोष में या नेशनल को फंड में रिजर्व बैंक के पास में जमा हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक के पास में अगर फंड गया है तो वहाँ पे एच वो है वो आपका कम हो जाएगा, यानी मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक